आरोप आप पर लगता है कि चंद्रशेखर ने बहुत जल्दी कर दी पॉलिटिक्स में आने की, अभी उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहिए था, ऐसा कई लोग आपको आरोप लगाते हैं आप। अब ये लोग नहीं तय कर पाएंगे ना, वो अपना काम करते तो शायद चंद्रशेखर राजनीति में ना आते। पिछले 5 साल में मेरा आपसे सवाल है, और मैं एक ईमानदार पत्रकार होने के नाते आपसे चाहूँगा कि आप जवाब दें। बहुजन समाज के वो नेता जिनको बहुजन समाज ने अपना रहनुमा माना है, पिछले 5 साल में जो अन्याय हुआ है, क्या आपने किसी एक नेता को सड़क पे उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ते देखा? मेरा आपसे सवाल है। तो उन रहनुमाओं का जनता करे क्या? बस उनको सिर्फ वोट दे। 2 अप्रैल जैसा इशू हुआ, 17 लोगों की जान गई, 1000 लोगों मुकदमे लगे। नेताओं ने एक लाइन से कह दिया मैं रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जब आप अपने लोगों की ज़िंदगी की लड़ाई पे आएंगे, उनके हकों की लड़ाई पे आएंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो 2 अप्रैल के मामले में ये हमारे नेताओं की तरफ से कह दिया गया कि हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप ये लाइन कह देते हैं ना, तो सरकार को आप छूट देते थे कि इनको खूब पीटो, इन पर झूठे मुकदमे लगाओ, इनकी खाल खींच लो। तो मैं समझता हूँ कि एक चंद्रशेखर की नहीं, हज़ारों चंद्रशेखर की ज़रूरत है। और मैं जानना चाहता हूँ क्या कितने ऐसे लोग हैं जो 25-25 साल के लोग, जो है 26-26 साल के लोग सदन में गए लोकसभा में, 34-35 साल का चंद्रशेखर जा रहा है, गरीब का बेटा, तो तकलीफ हो रही है। तकलीफ मुझसे ये नहीं है कि मैं राजनीति में, तकलीफ ये है कि मैंने जो लूट खसोट की राजनीति, इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अगर मैं भी ये दलाली की चाटुकारिता राजनीति आगे बढ़ाता, सिद्धांतवादी मान्यवर काशी साहब के आंदोलन को नहीं आगे बढ़ाता, तो कोई शिकायत नहीं होती। अगर मैं आप आज का सदन का आंकड़ा उठा के देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ 20 आपको लोकसभा में ऐसे मेंबर मिलेंगे जिनकी आयु 30 साल से कम होगी या 35 साल से कम होगी। फिर आप बताइए मैंने जल्दबाजी कहाँ की? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की के साथ उन्होंने ये भी कहा, राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। तो जब इस देश के में अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं और इस देश को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो नेता क्या कर रहे हैं? क्या वो निजीकरण के खिलाफ कोई आंदोलन चला रहे हैं? क्या वो प्रमोशन इन रिजर्वेशन में के खिलाफ, जो नहीं दिया जा रहा उसके खिलाफ, उस गलत कार्य के खिलाफ कोई आंदोलन चला रहे हैं? क्या वो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा इसके खिलाफ कोई आंदोलन चला रहे हैं? क्या सरकार ने महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ाया है, क्या वो नेता के खिलाफ कोई आंदोलन चला रहे हैं? बेसिक वो नेता कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जनता की वोट डकार रहे हैं और चैन से ऐसे कमरों में पड़ के सो रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन और रूस का मामला बहुत चल रहा है, हजारों बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो एमबेसी है, वहाँ से बातचीत नहीं हो रही है। आप सरकार में है तो वो स्टूडेंट के लिए क्या करने चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ ना, वो नेता जो वोट मांग रहे हैं, उन नेताओं को ये दिख नहीं रहा है कि वो बच्चे वहाँ तकलीफ में हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है अंतिम सरकार, देश के अंतिम व्यक्ति को सुरक्षित करना। मैंने प्रधानमंत्री से अपील की थी, मैं समझता हूँ ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को करना चाहिए था। उन बच्चों को जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकालना चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार में विफल है। लेकिन आप देखिए ना, निजीकरण करके आज जो एयर इंडिया जो सरकारी हमारी वो थी जहाज प्रणाली, जो हमारे सरकारी वो थी, एक तरह से ना एक डिपार्टमेंट था जिसमें हमारे पास खूब जहाज और खूब तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज वो निजीकरण करके प्राइवेट कर दी गई है। उन संपत्तियों को बेच दिया गया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि गरीब लोग कैसे आएंगे? उन्होंने रेट बढ़ा दिए वहाँ 4-4 गुने। जो पहले फ़्लाइट का रेट था 20,000 रुपये, वो अब 80,000 रुपये में आ रहा है। तो इसकी मार किसे पड़ रही है इस इमरजेंसी के दौर में, जहाँ यूक्रेन में इमरजेंसी है और लोग ये चाहते हैं कि वो आसानी से अपने परिवार के पास। तो कह दिया वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी जब हम यहाँ इंडिया में। तो यहाँ जो पढ़ाई यहाँ 1 करोड़ रुपए की, वहाँ 20 लाख में हो रही है। यहाँ इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को लूट रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि सीमित पैसे में अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। इसलिए हमने कहा ना अपने मैनिफेस्टो में, आपने पूछा ना क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें चाहते हैं कि पैसे की कमी कारण कोई गरीब, कोई कमज़ोर वर्ग का बच्चा जो है वो पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इसलिए हम लोग आंदोलन चलाए। एक बस आखिरी सवाल चंद्रशेखर, परिवार का कैसा साथ मिल रहा है? परिवार किस तरह से खुश हैं, क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? ये परिवार है, मेरा परिवार ये है जिस परिवार के लिए मैं अपनी जान की परवाह न करे बगैर लग रहा हूँ, और मैं इसी परिवार की तरक्की के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये शोषित वर्ग के लोग जो मेहनत ईमानदार से काम कर रहे हैं, इनके हाथ में राजनीतिक व्यवस्था आ जाए, राजनीतिक शक्ति आ जाए, जिससे कि ये इस परिवर्तन के दौर में अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। और मैं चाहता हूँ मेरे जैसे 1000 लोग तैयार हो जाएं, लाख लोग तैयार हो जाएं, कि एक चंद्रशेखर की जरूरत ना पड़े,
हजारों चंद्रशेखर बलिदान होंगे, तब जाके बहुजन समाज का यहाँ राज आएगा। नामांकन के समय आपकी बीवी पे, बच्चों पे ये कह दिया गया था इन्होंने छिपाया है शादी को लेकर। देखिए, मैं ये नहीं चाहता ना कि वो लोग राजनीतिक शिकार हो जाएं, क्योंकि ये जो सरकार है वर्तमान की, ये तानाशाही सरकार है। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत परिवार है वो कहीं से भी इस आंदोलन में उनको परेशानी हो और उनकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ हो। मैं इस लड़ाई को अपने परिवार को कह के लड़ रहा हूँ कि मुझे वो मरावा माने, क्योंकि ये आंदोलन मेरे लिए ज़रूरी है, मेरा व्यक्तिगत जीवन नहीं। तो जो फैसले मेरे व्यक्तिगत जीवन के हैं उनसे आगे बढ़ के इस समाज की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको लड़ रहा हूँ। मैंने इसमें, अगर इस लड़ाई में मैंने जरा सी कोताही बरती हो या इस लड़ाई में मैंने कोई जरा सा भी कोई ऐसा आंदोलन छोड़ा जिसमें मेरी जरूरत थी मैं ना गया, तो समाज मुझसे सवाल ज़रूर करे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को राजनीति में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आज हर व्यक्ति का परिवार से कमजोरी होती है। और जिस तरह की सरकार शासन सत्ता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में मोहरा बन जाए। मैं आज भी कह रहा हूँ, आने वाले कल में इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा इस लड़ाई में। आप सत्ता में आगे तो आखिर 3 चैलेंज क्या देंगे योगी सरकार को कि उनके वो जो काम सुधार दें? आप सिर्फ 3 जानना चाहूँगी और इसके बाद जो है इंटरव्यू खत्म। देखिए, मैं सबके लिए मुफ्त एजुकेशन की व्यवस्था करूँगा, चाहे टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो या एकेडमिक, चाहे प्राइवेट में पढ़े या सरकारी में। और जिस पढ़ाई के लिए बच्चे विदेश जाते हैं वो पढ़ाई हम यहाँ अवेलेबल कराएंगे। दूसरा, सबके लिए फ्री हेल्थ, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल और तमाम तरह की परेशानियाँ खड़ी हुई और हमारे भारत के अंदर हम पे बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें भी नहीं थे। गरीब लोगों ने, बहनें को प्रसव पीड़ा हुई, अस्पताल के बाहर उन्होंने दम तोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई। बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें सुविधा न मिलने के कारण सड़क पे मर गए और बहुत सारे लोगों की लाशें जो है ना वो गंगा में तैरती मिली। तो सबके लिए, गरीब हो या अमीर, सारे टेस्ट और इलाज प्राइवेट में कराए, सरकारी में वो मुफ्त होगा, जैसे नेताओं को मिलता है और जैसे अधिकारी कर्मचारियों को मिलता है। तीसरा, ये तीसरा बहुत बड़ा है, ये है देश की वो पीढ़ी जो देश की रीढ़ है। नौजवानों के लिए रोजगार, बैकलॉग, प्रमोशन में रिजर्वेशन, साथ में महिला कल्याण, महिला सुरक्षा, ये सब इसी में आते हैं जो देश की रीढ़ के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये वर्ग कमज़ोर होगा, ये वर्ग परेशान होगा, तो देश खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मुद्दे इतने हैं कि उनको नंबर से नहीं जस्टिफाई किया जा सकता, लेकिन काम तो करना है। तो धीरे धीरे सब चीज़ों पे काम करना है, जो जहाँ से भी बुनियादी सुविधा और अधिकार कमज़ोर वर्ग के लोगों को मिल सकते हों और मिलने चाहिए, उन पे सब पे काम करना है। तो हमारे साथ थे चंद्रशेखर आज़ाद और गोरखपुर से लड़ रहे हैं, उस सीट से जहां से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री भी हैं। आज़ाद का कहना है कि हमारे जो 3 मुद्दे सबसे बड़े होंगे वो शिक्षा होगा, रोजगार होगा और स्वास्थ्य होगा। इन मुद्दों पे वो लड़ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पे वो आगे जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि आगे पीछे दोनों साइड समर्थक हैं। हमेशा से हाशिए पे खड़े हुए लोगों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को देखा जा सकता है। बड़े बड़े मुद्दे हुए, हाथरस हुआ या प्रयागराज हुआ, ऐसे कई तमाम मुद्दे हुए जहाँ पे चंद्रशेखर पहुँचे। इन्हीं सब के लिए उनको कई बार जो है जेल में भी भेजा गया। लेकिन अब देखना यह है कि 10 तारीख को जनता क्या कहेगी। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।